हाय दोस्तों, मैं आकाश। आप सभी का एपी हिस्ट्री क्लासेस में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग का जो टॉपिक होगा आधुनिक भारत से हम लोग पढ़ेंगे आज। और आधुनिक भारत में हम लोग आज करेंगे भारत में यूरोपीय कंपनियों का आगमन। हम लोग देखते हैं कि स्टार्टिंग जो होता है आधुनिक भारत का यहीं से होता है कि भारत में यूरोपीय कंपनियों का आगमन। कि भारत में क्या था कि यूरोपीय कंपनियां आई, और उसमें भी हम लोग देखते हैं कि ब्रिटिश एक सत्ता है। ब्रिटिश जो थे वो यहाँ पे वर्चस्वता अपनी स्थापित करते हैं भारत में। जैसे हम लोग देखने को तो हम लोग देखते हैं कि पुर्तगाली सबसे पहले आए 1498 ईस्वी में, और सबसे बाद में गए भी पुर्तगाली। लेकिन क्या कारण था कि पुर्तगाली भारत में अपनी वर्चस्वता नहीं स्थापित कर पाए, और क्या बोलते हैं ब्रिटिश अपना कर लिए। इसी के साथ साथ हम लोग देखते हैं कि डच भी भारत में आते हैं, फिर ब्रिटिश आते हैं, फिर उसके बाद डेनिश आते हैं, और उसके बाद क्या बोलते हैं फ्रेंच आते हैं। फ्रेंच के बाद स्पेनिश आते हैं। तो भारत में जो पुर्तगाली शक्ति थी, क्या क्या किए भारत में पुर्तगाली, क्यों असफल हुए भारत में पुर्तगाली, क्या देन था भारत में पुर्तगालियों का, ये सब चीजों को आज हम लोग देखेंगे। और इसके साथ ही साथ जब हम लोग पढ़ेंगे कि पुर्तगाली भारत में आए, असफल हुए, ब्रिटिश आए जो सफल हुए, और उसके साथ साथ जब हम लोग देखेंगे कि फ्रांसीसी जो कंपनी भारत में आई 1668 ईस्वी में, तो वैसे तो उसकी स्थापना हम लोग देखते हैं कि 1664 ईस्वी में हुआ, लुई 14वें के शासनकाल में। तो अब जब हम लोग वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ेंगे, वर्ल्ड हिस्ट्री की जो शुरुआत होती है ना, यूरोपीय कंपनियों के आगमन के ही समय से होती है। तो वर्ल्ड हिस्ट्री हम लोग का आईएएस मेंस का सब्जेक्ट है, जो प्री में भी क्वेश्चन वर्ल्ड हिस्ट्री से नहीं आता है। तो आज हम लोग सिर्फ पीटी का क्वेश्चन करेंगे, और क्या बोलते हैं आधुनिक भारत यूरोपीय कंपनियों का आगमन। तो जब हम लोग देखते हैं कि फ्रांसीसी जब भारत में आते हैं, तो फ्रांसीसियों का ब्रिटिशों से युद्ध होता है। जैसे कर्नाटक का प्रथम कर्नाटक युद्ध, द्वितीय कर्नाटक युद्ध, तृतीय कर्नाटक युद्ध। और इस चीज को हम लोग देखेंगे कि क्या कारण है प्रथम कर्नाटक युद्ध का। जैसे प्रथम कर्नाटक युद्ध का हम लोग देखते हैं कि ऑस्ट्रिया का उत्तराधिकारी का जो युद्ध हो रहा था वही भारत पर विस्तार था। द्वितीय कर्नाटक युद्ध का क्या था, तो हैदराबाद और कर्नाटक को लेकर हम लोग देखेंगे। तृतीय कर्नाटक युद्ध का क्या था, तो सप्तवर्षीय युद्ध का विस्तार भारत में था। इसी के साथ साथ हम लोग यह भी देखेंगे कि परिणाम क्या हुए, प्रथम कर्नाटक युद्ध का परिणाम क्या हुआ। तो लास्ट में आते आते हम लोग ये देखते हैं कि एक्स-ला-सैपल की संधि हो जाती है। द्वितीय कर्नाटक युद्ध में हम लोग देखते हैं कि पांडिचेरी की संधि हो जाती है, और तृतीय कर्नाटक युद्ध में हम लोग देखते हैं कि पेरिस की संधि होती है। द्वितीय में पांडिचेरी और तृतीय में पेरिस की संधि होती है। और अंततः हम लोग देखते हैं कि फ्रांसीसियों की हार होती है और ब्रिटिशों की जीत होती है। वांडीवास की लड़ाई होती है 1760 ईस्वी में, जिसमें ब्रिटिश जीतते हैं। तो इस चीज को आज हम लोग देखेंगे, कैसे आए यूरोपीय कंपनियां, क्यों आई, और क्या कारण था यूरोपीय कंपनियों का भारत में आने का। तो आइए देखते हैं। यूरोपीय कंपनियों का भारत में आगमन। यूरोपीय कंपनियों का भारत में आगमन। ये जो यूरोपीय कंपनियां थी, पहला जो है पुर्तगाल। पुर्तगाल है। पुर्तगाल के बाद हम लोग देखते हैं कि डच आते हैं सब। इन सबों का मुख्यालय बोटविया में होता है। डच के बाद जो आते हैं सब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। ब्रिटिश के बाद जो आती है डेनिश, और डेनिश के बाद जो आता है फ्रांसीसी। ठीक, ये जो पुर्तगाल से कब आए थे, 1498 ईस्वी में, वास्को डी गामा। डच 1605 ईस्वी में। ब्रिटिश 1608 में। डेनिश 1620 में।
फ्रांसीसी जो कंपनी थी इसकी स्थापना 1664 ईस्वी में हो चुकी थी, लुईस 14वें के शासनकाल में हुआ था, लेकिन ये भारत 1668 ईस्वी में आया। कब आया? 1668 ईस्वी में आया। ये सब जो प्रथम अपना जो दुर्ग स्थापित किया, हम लोग कह सकते हैं कि प्रथम कारखाना जो स्थापित किया, इसके साथ ही साथ हम लोग कह सकते हैं प्रथम जो किला स्थापित किए या प्रथम बस्ती जो स्थापित, चारों नाम एक ही को हम कह सकते हैं, या बस्ती कहें या किला कहें या दुर्ग कहें या कारखाना कहें, सब बात एक ही है। तो कहाँ कहाँ स्थापित किए? तो पुर्तगाली जो थे कोचिन में किए थे, 1503 ईस्वी में किए थे। डच मसूलीपट्टनम में किए थे सब। कहाँ किए थे सब? मसूलीपट्टनम। ब्रिटिश सूरत में किए थे सब। डेनिस कहाँ पे किए थे सब? तो ट्रांकोबार या तमिलनाडु में किए थे सब। फ्रांसीसी कहाँ किए थे सब? तो ये भी सूरत में किए थे सब। ठीक। पुर्तगाल कोचिन में, डच 1605 मसूलीपट्टनम में, ब्रिटिश 1608 सूरत में, डेनिश 1620 तमिलनाडु में, फ्रांसीसी 1668 सूरत में। 1498 ईस्वी से पहले हम लोग थोड़ा सा बात करें कि क्या कारण था कि भारत में यूरोपीय कंपनियां आई। तो एक रोमन साम्राज्य हुआ करता था। कौन सा साम्राज्य हुआ करता था? रोमन साम्राज्य। रोमन साम्राज्य का पूर्वी जो राजधानी थी, पूर्वी भाग का जो राजधानी था रोमन साम्राज्य का, वो कस्तुनतुनिया था। कहाँ था? कस्तुनतुनिया था। कस्तुनतुनिया पे मुस्लिमों का जब वर्चस्वता आया तो भारत आने वाले मार्गों का वहीं पे जो मार्ग आने वाला था वहीं पर बंद कर दिया। क्या हुआ? बंद कर दिया गया मार्ग। जब मार्ग बंद हो गया तभी वहीं से यानी स्पेन से, पुर्तगाल से लोग नए मार्गों की खोज के लिए निकले। तो जो पहला व्यक्ति निकला उसका नाम था बार्थोलोम्यू डियाज। कौन था? बार्थोलोम्यू डियाज। 1687 ईस्वी में बार्थोलोम्यू डियाज निकलता है पुर्तगाल से और केप ऑफ गुड होप, जो अफ्रीका का निचला वाला हिस्सा होता, मैप रहता तो मैं यहाँ पे दिखाता। तो केप ऑफ गुड होप की खोज करता है कौन? बार्थोलोम्यू डियाज। कब? 1487 ईस्वी में केप ऑफ गुड होप की खोज करता है और वहां से फिर वापस चला जाता है। तो केप ऑफ गुड होप की खोज कौन किया था? बार्थोलोम्यू डियाज। और इसके साथ ही साथ हम लोग कह सकते हैं कि प्रथम पुर्तगाली व्यक्ति जो नए मार्गों की खोज के लिए निकला था तो बार्थोलोम्यू डियाज था। बस उससे केप ऑफ गुड होप की खोज ही पूछता है कि केप ऑफ गुड होप की खोज कौन किया था? तो बार्थोलोम्यू डियाज किए थे। उसी स्थिति के बाद हम लोग देखते हैं कि 1498 का जब समय आता है तो वास्को डिगामा को नए मार्गों की खोज के लिए भेजा जाता है और वास्को डिगामा चलता है नए मार्गों की खोज के लिए और वो केप ऑफ गुड होप के रास्ते से ही आकर भारत के कालीकट वाले हिस्से पर आकर पहुंचता है। केप ऑफ गुड होप की खोज बार्थोलोम्यू डियाज किया था और वहां तक आते उसी रास्ते, उसी रूट का प्रयोग करते हुए वास्को डिगामा भारत के कालीकट में पहुंचता है। उस समय कालीकट के जो शासक रहते हैं जिनका नाम रहता है जमोरी, और वो स्वागत करते हैं किसका? वास्को डिगामा का। और वास्को डिगामा के साथ एक गुजराती व्यक्ति भी रहता है जिसका नाम रहता है अब्दुल मजीद। तो वास्को डिगामा का भारत में स्वागत कौन किया था? तो जमोरी। 1498 में केप ऑफ गुड होप की सहायता से कालीकट पहुंचा और तभी ऐसा कहा जाता है कि भारत की खोज कौन कर दिया है? वास्को डिगामा, जो बिल्कुल एकदम गलत है। भारत की खोज नहीं किया, भारत तो था ही, भारत आने वाले नए मार्गों की खोज किया था कौन? वास्को डिगामा। तो हम लोग क्या कहेंगे कि भारत आने वाले मार्गों की खोज कौन किया है? वास्को डिगामा। ये कतई नहीं हम लोग कह सकते हैं कि भारत की खोज किया है वास्को डिगामा। उससे पहले भारत तो है लेकिन भारत की खोज नहीं, भारत के रास्ता, भारत जाने के लिए रास्ता की खोज किया कौन? मार्ग की खोज किया कौन? वास्को डिगामा। और यही वो स्थिति होगी, यहीं पे वर्ल्ड हिस्ट्री की शुरुआत होती है। और वर्ल्ड हिस्ट्री में जब हम लोग पढ़ते हैं पुनर्जागरण की शुरुआत, प्रबोधनकालीन विचारक जैसे रूसो हो गए, मॉन्टेस्क्यू हो गए, इन लोग के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। यहीं से हम लोग ऐसा कर सकते हैं कि यहीं से वर्ल्ड हिस्ट्री की शुरुआत होती है। और वर्ल्ड हिस्ट्री हम लोग यहाँ पे नहीं करेंगे क्योंकि वो मेंस का टॉपिक है
और हम लोग क्या कर रहे हैं, प्री, आईएस प्री। और यहीं से पुनर्जागरण की शुरुआत होती है और पुनर्जागरण का अवरोध भारत में कहा जाता है राजा राम मोहन राय को। तो जब हम लोग वर्ल्ड हिस्ट्री करेंगे तो वहां पे देखेंगे, और यहाँ पे सिर्फ हम लोग पीटी के लिए, आईएएस प्री के लिए क्वेश्चन देखेंगे। तो कहाँ पे हम लोग थे, उसका स्वागत किया किसका, तो वास्को डी गामा का। कौन किया वास्को डी गामा का, तो जमोरिन किया। पुर्तगाल से चला था 1498 ईस्वी में, कोचिन में 1503 ईस्वी में पहली फैक्ट्री बनता है, कौन, पुर्तगाली। अब यहाँ से हम लोग एक पार्ट लेंगे पुर्तगाली को करेंगे, फिर उसके बाद डच, फिर ब्रिटिश, फिर डेनिश, फिर फ्रांसीसी। फिर हम लोग देखेंगे कि क्या कारण है कि फ्रांसीसी और ब्रिटिश के मध्य युद्ध भी होते हैं, क्या कारण है कि ये सब दोनों असफल हो जाते हैं, पुर्तगाली डच असफल होते हैं। फिर ब्रिटिश अपनी सत्ता स्थापित करता है भारत में। डेनिश सिर्फ नाम के लिए है कि भारत में डेनिश कंपनी आई थी, और डेनिश को जब ये लगा कि मैं यहाँ पे सत्ता स्थापित नहीं कर सकता या व्यापार नहीं कर सकता, तो ये अपना सारा जो संपत्ति था ब्रिटिशों यानी अंग्रेजों को बेचकर चला गया। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, पुर्तगाली को लेंगे और पुर्तगाल के बारे में समझेंगे। आइए देखते हैं। यूरोपीय कंपनियों में लोग पहला देखेंगे किसको, पुर्तगाल को। गाली पुर्तगाली जो व्यक्ति था मैंने बताया 1487 ईस्वी में केप ऑफ गुड होप की खोज किया, कौन, तो बार्थोलोम्यू डियाज। तो पहला क्वेश्चन यही बनता है कि केप ऑफ गुड होप की खोज कौन किया, केप ऑफ गुड होप की खोज कौन किया है, बार्थोलोम्यू डियाज। बार्थोलोम्यू डियाज, ठीक। बार्थोलोम्यू डियाज करता है किसकी, केप ऑफ गुड होप की। कब करता है, तो 1487 ईस्वी में। सन कभी भी नहीं पूछ सकता है कि केप ऑफ गुड होप की खोज कब किया था बार्थोलोम्यू डियाज, कभी भी नहीं पूछ सकता। आईएएस में, पीसीएस में भी कभी कभार सन से पूछ सकता है, लेकिन आईएएस में कभी भी सन या ईस्वी से कभी क्वेश्चन नहीं बनता है। तो बार्थोलोम्यू डियाज, बस ये याद करिए कि बार्थोलोम्यू डियाज केप ऑफ गुड होप की खोज किया था 1487 ईस्वी। इसी स्थिति के बाद अब देखते हैं हम लोग कि पुर्तगाली आता है कौन, वास्को डी गामा। वास्को डी गामा जो केप ऑफ गुड होप है उसी का मार्ग की सहायता से, केप ऑफ गुड होप की सहायता से ही भारत के उस स्थान पे यानी कालीकट पे पहुंचता है। कहाँ पहुंचता है, कालीकट पे पहुंचता है। कालीकट पे पहुंचता है तो कालीकट में इस समय जो शासक रहते हैं उनका नाम रहता है जमोरिन रहते हैं। और वास्को डी गामा के साथ एक गुजराती व्यापारी भी रहता है, गुजराती, जिसका नाम रहता है अब्दुल मजीद। ये दोनों व्यक्ति कालीकट में पहुंचते हैं, जमोरिन उनका स्वागत करता है। और वास्को डी गामा भारत से क्या लेकर जाता है, तो मसाला लेकर जाता है। मसाला में काली मिर्च, जिसको हम लोग यवनम प्रिय के नाम से जानते हैं। पूछेगा कि यवनम प्रिय किसे कहते हैं, तो काली मिर्च। कभी क्वेश्चन नहीं पूछेगा कि यवनम प्रिय किसे कहते हैं, कभी नहीं, बस नॉलेज के लिए, ज्ञान के लिए हम लोग याद करेंगे कि यवनम प्रिय कहते थे सब पुर्तगाली किसको, काली मिर्च को। तो वास्को डी गामा भारत से क्या लेकर जाता था, मसाला लेकर भारत से जाता था। इसी के बाद जब हम लोग देखते हैं कि वास्को डी गामा जब 1498 ईस्वी में आता है और इसी के बाद फिर वो वापस चला जाता है। कौन, वास्को डी गामा फिर वापस चला जाता है। वास्को डी गामा जब वापस चला जाता है तो उसी स्थिति में हम लोग देखते हैं कि 1500 ईस्वी का समय आ जाता है और फिर से दूसरा पुर्तगाली व्यक्ति आता है जिसके नाम रहता है कैब्रेल। क्या नाम रहता है, कैब्रेल। तो वास्को डी गामा के बाद जो दूसरा पुर्तगाली आया उसका नाम था कैब्रेल, ठीक। तो हम लोग ये कह सकते हैं कि कैब्रेल दूसरा पुर्तगाली व्यक्ति था जो भारत आया। पहला तो वास्को डी गामा इतना फेमस है कि ये क्वेश्चन नहीं पूछ सकता है कि वास्को डी गामा भारत कब आया या
प्रथम पुर्तगाली व्यक्ति कौन था जो भारत आया? तो वास्को डी गामा इतना फेमस है कि उसके बारे में क्वेश्चन नहीं बन सकता है। तो क्वेश्चन क्या बन सकता है कि दूसरा पुर्तगाली व्यक्ति भारत कौन आया? तो कैब्रेल आया। कैब्रेल कब आया? तो 1500 ईस्वी में आया। सन कभी नहीं पूछेगा, बस नॉलेज के लिए। कैब्रेल भारत कब आया? 1500 ईस्वी में आया। और दूसरा पुर्तगाली व्यक्ति था, सब दूसरा पुर्तगाली व्यक्ति था। इसी स्थिति के बाद हम लोग देखते हैं कि 1502 का समय आता है। 1502 ईस्वी में पुर्तगाली पुर्तगाली जो व्यक्ति था वास्को डी गामा फिर से भारत आता है। 1502 में कौन आता है? वास्को डी गामा। वास्को डी गामा पुर्तगाली व्यक्ति है जो 1502 ईस्वी में दोबारा आता है। जब 1502 ईस्वी में आता है तो इसी स्थिति के बाद हम लोग देखते हैं कि 1503 का समय आता है। और जब 1503 का समय आता है तो हम लोग देखते हैं कि पुर्तगालियों ने प्रथम फैक्ट्री अपना स्थापित किया। कहाँ पे? कोचीन में। प्रथम फैक्ट्री करने का मतलब है कि प्रथम कारखाना स्थापित किया। कहाँ पे? कोचीन में। प्रथम दुर्ग स्थापित किया। कहाँ पे? कोचीन में। प्रथम किला स्थापित कहाँ पे किया? तो कोचीन में। ये जो हम लोग प्रयोग कर रहे हैं शब्द कोचीन, सॉरी, दुर्ग हो गया, किला हो गया, कारखाना हो गया, गोडाउन हो गया, ये शब्द जो है ना, इसका ये मतलब नहीं है कि कारखाना का मतलब ये था कि यहाँ पे पुर्तगाली क्या करते थे? भंडार, जो वस्तु भंडार के लिए रखते थे, मतलब भंडार गृह था। दुर्ग जो हुआ, किला जो हुआ, बस्ती जो कि जिसे हम लोग कहते हैं कि प्रथम पुर्तगालियों का प्रथम बस्ती कहाँ पे था? तो कोचीन में। ये किस लिए था? तो भंडार गृह के लिए था। भंडार गृह था तो ये जो ये दुर्ग स्थापित करना, किला स्थापित करना, कोचीन में स्थापित किए सब। ये परंपरा कहाँ से सीखे थे सब? मतलब दुर्ग स्थापित करना, किला स्थापित करना, बस्ती स्थापित करना, कारखाना स्थापित करना, तो इटली के व्यापारियों से सीखे थे। कहाँ से सीखे थे? इटली के व्यापारियों से। ये क्वेश्चन पूछा गया कि दुर्ग की स्थापना करना, कारखाने की स्थापना करना, इसके साथ ही साथ बस्ती की स्थापना करना, ये परंपरा पुर्तगालियों ने किससे सीखा था? तो इटली के व्यापारियों से सीखा था। इसी स्थिति के बाद जब 1503 ईस्वी में पुर्तगालियों ने प्रथम फैक्ट्री स्थापित कर ली कोचीन में, तो फिर उसी के बाद हम लोग देखते हैं कि एक गवर्नर आता है, फ्रांसिस्को दी अल्मेडा, जो प्रथम पुर्तगाली गवर्नर है। प्रथम पुर्तगाली गवर्नर कौन है? तो फ्रांसिस्को दी अल्मेडा। फ्रांसिस्को डी अल्मेडा के बाद हम लोग देखते हैं कि दूसरा जो फ्रांसिस्को डी अल्मेडा किससे दो क्वेश्चन पूछता है। पहला तो ब्लू वाटर पॉलिसी कौन लाया था? शांत जल की नीति कौन लाया था? तो फ्रांसिस्को डी अल्मेडा लाया था। होर्मुज पर अधिकार कौन किया था? तो फ्रांसिस्को डी अल्मेडा किया था। दो क्वेश्चन इससे पूछेगा। इसके बाद जब हम लोग देखेंगे तो प्रथम पुर्तगाली गवर्नर था ना, इसके बाद हम लोग जब देखेंगे तो वहां पे क्या करेंगे? इसके बाद जो गवर्नर आया उसका नाम था अल्बुकर्क। क्या नाम था? तो अल्बुकर्क। अल्बुकर्क पुर्तगाली गवर्नर का, पुर्तगाली गवर्नरों का वास्तविक संस्थापक था। तो पूछेगा पुर्तगाली गवर्नरों में वास्तविक संस्थापक गवर्नर कौन था? तो अल्बुकर्क था। अल्बुकर्क क्या किया? तो बीजापुर से गोवा को जीता 1510 ईस्वी में। बीजापुर से गोवा को जीता 1510 ईस्वी में। सबसे धांसू बात उसकी ये थी कि सबसे अच्छी बात कि वो क्या करता था कि जितने भी भारतीय महिलाएं थी, भारतीय स्त्रियां थी, उन सभी से पुर्तगाली नवयुवकों का विवाह करने के लिए प्रोत्साहित या उत्साहित करता था। और ये इसलिए करता था कि स्थानीय लोगों का मुझे सपोर्ट मिलेगा विवाह करने से, तो स्थानीय लोगों का क्या मिलेगा? सपोर्ट मिलेगा। दूसरी चीज कि सती प्रथा पर प्रतिबंध जो पहली बार लगाया गया, थोड़ा सा ही लगाया गया लेकिन लगाया गया, तो अल्बुकर्क के द्वारा लगाया गया। वैसे तो हम लोग देखते हैं कि राजा राम मोहन राय के प्रयासों से 1829 ईस्वी में लॉर्ड विलियम बेंटिक, जो भारत के प्रथम गवर्नर जनरल है, उनकी सहायता से प्रतिबंध लगता है। कब लगता है? तो 1829 में। लेकिन शुरुआत जो किया सती प्रथा पर प्रतिबंध, वो कौन किया? अल्बुकर्क किया। दूसरी चीज, इसी के बाद आता है नीनो डी कूना, वो भी गवर्नर जनरल रहता है। नीनो डी कूना की बात यह है कि जो गवर्नर गोवा को जीता है अल्बुकर्क 1510 ईस्वी में, नीनो डी कूना क्या कर देता है? उसको राजधानी बना देता है। कब बनाता है? 1530 ईस्वी में। तो तीन गवर्नर जनरलों की बात हम लोग किए। आइए उसको इस पर लिख कर बात समझे हम लोग।
3 पुर्तगाली गवर्नर। एक का नाम था फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। क्या नाम था? फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। एक का नाम अल्बुकर्क। ठीक। एक का क्या नाम था? तो नीनो डी कूना। ये जो अल्मीडा था, क्या किया था अल्मीडा? तो ब्लू वाटर पॉलिसी लाया था। क्या लाया था? ब्लू वाटर पॉलिसी लाया था। ब्लू वाटर पॉलिसी, शांत जल की नीति जिसे हम लोग कहते हैं, शांत जल की नीति। पूछेगा शांत जल की नीति कौन लाया था? तो अल्मीडा लाया था। अब देखिए फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। दूसरी चीज, हॉर्मुज पर अधिकार कौन किया था? हॉर्मुज पर अधिकार, फारस का एक क्षेत्र है हॉर्मुज, उसी पर अधिकार किया कौन? अल्मीडा। अल्बुकर्क क्या किया था? बीजापुर से गोवा को जीता था। बीजापुर से गोवा को जीता था कब? 1510 में। सन कभी नहीं याद करना है, बस नॉलेज के लिए। कब जीता था? 1510। दूसरा चीज क्या किया? हम लोग देखते हैं कि सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाता है। तीसरा चीज, पुर्तगाली नवयुगों को भारतीय महिलाओं से विवाह या शादी करने के लिए उत्साहित या प्रेरित करता है। और यह भी मैं बताया कि प्रेरित और उत्साहित क्यों करता है? तो स्थानीय लोगों का सपोर्ट करने, जैसे सपोर्ट मिलेगा इसलिए करता था, मतलब सहायता मिलेगा उसको स्थानीय लोगों का, इसलिए किया। जब नीनो डी कूना आया तो ये जो बीजापुर से गोवा को जीता था अल्बुकर्क, गोवा को, नीनो डी कूना गोवा को राजधानी बना दिया। कब बनाया? 1530 ईस्वी में। कब बनाया? 1530 ईस्वी। पूछेगा कि पुर्तगाली गवर्नर का वास्तविक संस्थापक कौन है? तो अल्बुकर्क है, वास्तविक संस्थापक है, या वास्तविक गवर्नर भी कह सकते हैं हम। वास्तविक संस्थापक अच्छा रहेगा कि पुर्तगालियों गवर्नरों में वास्तविक संस्थापक कौन था? तो अल्बुकर्क था। तो हम लोग देखे अल्मीडा, अल्बुकर्क, नीनो डी कूना। और इसके साथ ही साथ हम लोग बात करेंगे, एक बात तो ये बात है कि हम लोग बात करेंगे कि पुर्तगालियों की क्या देन है भारत में, क्या लाया भारत में। तो पुर्तगाली जो थे, पहली बात तो पुर्तगाली अपना मालाबार तट को केंद्र बनाए थे। पूछेगा कि पुर्तगाली अपना केंद्र किसे बनाए थे? तो मालाबार तट को बनाए थे। केंद्र किसे बनाए थे? मालाबार तट को, मालाबार तट को। इसके साथ ही साथ जब हम बात करेंगे कि पुर्तगालियों का भारत में क्या देन है, तो वहां पर हम लोग देखेंगे कि प्रिंटिंग प्रेस की शुरुआत पुर्तगालियों की देन है। प्रिंटिंग प्रेस कहने का मतलब है कि जब पुनर्जागरण, जब हम लोग पढ़ेंगे वर्ल्ड हिस्ट्री, तो वहां पे देखेंगे एक जॉन गुटेनबर्ग व्यक्ति आएगा जो प्रिंटिंग प्रेस की खोज किया है। और 1556 ईस्वी में भारत के गोवा में प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना हुई। कब हुई? 1556 में। कहाँ पे? गोवा में हुआ था। दूसरी चीज, तो प्रिंटिंग प्रेस की शुरुआत भारत में कौन की है? पुर्तगाली की। दूसरा चीज, भारत में आलू कौन लाया था? तो पुर्तगाली लाया। भारत में तंबाकू कौन लाया? पुर्तगाली लाया। भारत में पपीता कौन लाया? पुर्तगाली लाया। भारत में मक्का कौन लाया? पुर्तगाली लाया। और इसके साथ ही साथ हम लोग देखते हैं कि ईसाई मिशनरी या ईसाई धर्म की शुरुआत भारत में कौन किया? पुर्तगाली की। गिरजाघर की भारत में स्थापना कौन किया? पुर्तगाली की। 1510 ईस्वी का समय जब केरल में प्रथम गिरजाघर स्थापित किया गया, कौन स्थापित किया? पुर्तगाली किया। दूसरा चीज, और ऐसे भी पूछ सकता है कि जब प्रथम पुर्तगाली
गिरजाघर की स्थापना हो रही थी केरल में, तो उस समय कौन सा पुर्तगाल गवर्नर था? तो हम लोग बात कर रहे थे कि बीजापुर से गोवा को जीता है 1510 में, तो कौन हो सकता है? अल्बुकर्क हो सकता है। तो गिरजाघर की स्थापना पुर्तगालियों के द्वारा की गई। और इसके साथ ही साथ हम लोग जब इसकी देन की बात कर ही लिए, तो इसके बाद हम लोग देखेंगे कि क्या कारण था कि ये असफल हुए, पराजित हुए। तो असफलता के कारण हम लोग जब बात करेंगे तो वहां पे हम लोग देखेंगे कि ये लोग की धार्मिक सहिष्णुता थी। क्या थी? धार्मिक सहिष्णुता। दूसरी चीज कि यूरोपीय कंपनियों से इन सबों का संघर्ष चल रहा था, यूरोपीय कंपनियों के साथ इन सबों का संघर्ष चल रहा था। दूसरी चीज डचों से पराजित हुए थे पुर्तगाली, और इसके साथ ही साथ पद्धति चलाते थे सब, एक काफिला था इन सबों का, कार्टेज पद्धति। कौन सी पद्धति थी? तो कार्टेज पद्धति। कार्टेज पद्धति वही पद्धति थी कि जब ये पहली बात, तो ये सागर का स्वामी कहते थे अपने आप को। क्या कहते थे? सागर का स्वामी कहते थे। पूछेगा सागर का स्वामी कौन? अपने आप को कौन सी यूरोपीय कंपनी है अपने आप को सागर के स्वामी कहती थी? तो पुर्तगाली कहते थे। तो पुर्तगाली कार्टेज पद्धति चलाते थे। कार्टेज पद्धति के तहत ये यही होता था कि अगर आप समुद्र के तरफ से जहाज लेके जा रहे हैं तो आपको पुर्तगालियों को चार्ज या इनकम देना पड़ेगा या टैक्स देना पड़ेगा। अगर जो व्यक्ति टैक्स नहीं देता था, पुर्तगाली उसकी जहाज लूट लेती थी। तो ऐसे लग रहा है ना कि ये अपने आप को जैसे वर्चस्वता दिखाने के लिए दूसरे को दबा रहे हैं। अब एक दो लोग को दबाएंगे तो एक जुट बनेगा ना भाई, गुट बनेगा एक, और फिर पुर्तगालियों के खिलाफ क्या करेंगे? विद्रोह कर देंगे सब। वही स्थिति हुई। कार्टेज पद्धति लाए सब, सभी लोग, जितने भी यूरोपीय कंपनियां आती थी, जितने भी जहाजें आती थी, सब उसका चार्ज देते थे, सब टैक्स देते थे सब। तो अभी एक असफलता के कारण में था। तो क्या क्या हम लोग देखे असफलता में? असफलता में पहली बात तो देन में, आइए इसको लिख लेते हैं। पुर्तगालियों की देन। तो पुर्तगालियों की देन में क्या देखे? प्रिंटिंग प्रेस कब स्थापित हुआ? 1556 में। कहां पे हुआ? गोवा में। दूसरा चीज हम लोगों ने देखा कि जितनी भी यूरोपीय कंपनियां आई, पुर्तगाली आए, डच आए, ब्रिटिश आई, और इसके साथ ही साथ डेनिश आए और फ्रांसीसी भी आए, स्पेनिश भी आए, लेकिन सबसे पहले पुर्तगाली आए, लेकिन सबसे बाद में पुर्तगाली ही गए। 1961 ईस्वी का समय है जब गोवा से गए, तो सबसे पहले कौन आया? पुर्तगाली। पूछेगा सबसे बाद में गया कौन? तो पुर्तगाली ही गए। दूसरा चीज यहाँ पे देखिए, प्रिंटिंग प्रेस की शुरुआत की सब। इसके जनक जो है जॉन गुटेनबर्ग है, लेकिन इसकी स्थापना 1556 ईस्वी में क्या हुआ? 1556 ईस्वी में गोवा में हुआ। इसके साथ ही साथ हम लोग देखते हैं कि आलू की शुरुआत भारत में कौन किया? तो पुर्तगाली किए। मक्का की शुरुआत कौन किया? पुर्तगाली किए। इसके साथ ही साथ मक्का का आलू के साथ साथ हम लोग ये भी कह सकते हैं कि पपीता की शुरुआत भारत में कौन किया? पुर्तगाली किए। भारत में आलू, मक्का, पपीता की शुरुआत कौन किया? आलू, मक्का, पपीता की शुरुआत कौन किया था? तो पुर्तगाली किए थे। और इसके साथ ही साथ मक्का, तंबाकू की शुरुआत कौन किया? तो पुर्तगाली की। तो सब चीजें थी क्या? पुर्तगालियों की देन भारत में क्या थी। अब इसके साथ साथ हम लोग देखेंगे पुर्तगाली असफल क्यों हुए भारत में, तो आइए उसको भी देख लेते हैं कि पुर्तगाली असफल क्यों हुए भारत में। पुर्तगालियों की असफलता। पुर्तगालियों की असफलता में पहला चीज हम लोगों ने देखा कि धार्मिक सहिष्णुता।
दूसरा चीज, यूरोपीय कंपनियों से इन सबों का संघर्ष चल रहा था, तो कंपनी से संघर्ष, धार्मिक सहिष्णुता, कंपनी से संघर्ष, और इसके साथ ही साथ कार्टेज जो पद्धति लाए थे सर, कार्टेज पद्धति या कार्टेज काफिला था, जिसके बारे में हम लोगों ने देखा। यही तीनों कारण क्या थी? असफलता की कारण थी पुर्तगालियों की। जब पुर्तगाली असफल हुए, फिर एक चीज और है कि ये डचों से पराजित हुए थे। डचों से पराजित मतलब हारे थे। ये सब कारण थे क्या? पुर्तगालियों की असफलता के। इसके साथ साथ जब हम लोग देखते हैं कि पुर्तगाली असफल होते हैं और जब डच आते हैं, ऐसा नहीं है कि जब डच आते हैं तो पुर्तगाली रहते ही नहीं, वो भी रहते हैं। तो जब डच आते हैं तो डच अपना स्थापना कहाँ प्रथम फैक्ट्री स्थापित करते हैं? तो मसूलीपट्टनम में करते हैं। डच हालैंड या नीदरलैंड के रहने वाले रहते हैं। ये सबों का जो कार्यालय रहता है वो बोटविया में रहता है। तो उस चीज़ों को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। और क्या बोलते हैं, जब डच देखते हैं कि डच क्या बोलते हैं, वेदारा के युद्ध में जब पराजित होते हैं, वेदारा के युद्ध में जब पराजित होते हैं तो क्या बोलते हैं, यहां से चले जाते हैं। फिर ब्रिटिश आते हैं। ब्रिटिश क्या करते हैं? तो ब्रिटिश डेनिश क्या बोलते हैं, ब्रिटिश आते हैं, अपनी वर्चस्वता स्थापित करते हैं। हाँ अंकल जी, डिब्बा चाहिए आपको? रुकिए 1 मिनट दे रहा हूं। अंकल जी शाम को ले लीजिएगा डिब्बा। तो 5 मिनट रुकिए जरा। ठीक है 5 मिनट रुकिए फिर। तो क्या बोलते हैं, डचों से पराजित। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि ब्रिटिश आते हैं। ब्रिटिश क्या बोलते हैं, ब्रिटिश अपनी सत्ता स्थापित करते हैं। ब्रिटिश के साथ ही साथ हम लोग देखते हैं कि डेनिश आता है, जिसको लगता है कि हम भारत में सत्ता स्थापित नहीं कर पाएंगे, तो अपना सभी संपत्ति बेचकर चला जाता है। सारी संपत्ति बेचकर चला जाता है। जब इस स्थिति के बाद हम लोग देखते हैं कि फ्रांसीसी जब 1664 ईस्वी में उसकी कंपनी की स्थापना होती है, जिस समय वहां के शासक लुई 14वें रहते हैं और 1668 ईस्वी में भारत में आते हैं। जब 1668 ईस्वी में भारत में आते हैं तो उन सबों का संघर्ष होता है किससे? ब्रिटिशों से। और उसी स्थिति में हम लोग देखते हैं कि प्रथम कर्नाटक युद्ध होता है 1746 से 1748 के बीच। जिस युद्ध का कारण क्या कह सकते हैं हम लोग कि इस युद्ध का कारण क्या है? तो ऑस्ट्रिया में उत्तराधिकारी का विस्तार हो रहा था भारत में, इसलिए क्या बोलते हैं युद्ध हुआ। जिस युद्ध में एक तरफ फ्रांसीसी थे और एक तरफ अंग्रेज थे। लास्ट में परिणाम यह हुआ कि एक्सलासैपल हुआ, एक संधि हुई एक्सलासैपल के नाम से, जिसे हम लोग जानते हैं। और वहां पे वो युद्ध, प्रथम कर्नाटक युद्ध समाप्त होता है। प्रथम कर्नाटक युद्ध समाप्त होता है। इसी के बाद जब हम लोग 1749 में आते हैं तो 1749 में से 1754 ईस्वी तक द्वितीय कर्नाटक युद्ध चलता है। और क्या बोलते हैं, यहाँ पे कारण क्या रहता है? तो हम लोग देखते हैं कि हैदराबाद और कर्नाटक, हैदराबाद से जो क्या बोलते हैं ब्रिटिश राजा, हैदराबाद से जो ब्रिटिश अपना राजा जिसे बनाना चाहते थे उसका नाम था नासिर जंग, और फ्रांसीसी जिसे अपना राजा बनाना चाहते थे उसका नाम था मुजफ्फर जंग। यहाँ पे ब्रिटिश थे और एक तरफ फ्रांस थे। फ्रांस का नेतृत्व करता उस समय गवर्नर था जिसका नाम था डुप्ले, जो सहायक संधि का पहली बार भारत में सहायक संधि लाने वाला व्यक्ति कौन है? तो डुप्ले। सहायक संधि का जनक हम लोग कहते हैं कि वेलेस्ली है, लेकिन सहायक संधि भारत में पहली बार कौन लाया था? तो डुप्ले है। जब हम लोग आगे पढ़ रहे होंगे तो वहां पे देखेंगे कि सहायक संधि क्या थी। तो वहां पे मुजफ्फर जंग डुप्ले की सहायता से जीतता है। और वही स्थिति रहती है कि कर्नाटक में भी वही स्थिति रहती है। कर्नाटक में एक बार एक तरफ अनवरुद्दीन रहते हैं, दूसरी तरफ चंदा साहिब रहते हैं। अनवरुद्दीन की सहायता ब्रिटिश करते हैं और अनवरुद्दीन की सहायता डुप्ले करता है। डुप्ले मैं कह रहा हूँ तो इसका मतलब ये नहीं है डुप्ले का मतलब डुप्ले फ्रांसीसी कर रहे हैं। तो वहां पे भी क्या बोलते हैं, चंदा साहिब जीतते हैं और ब्रिटिशों की हार होती है। यही स्थिति रहती है तब तक रॉबर्ट क्लाइव बंगाल पे आर्काट पे आक्रमण करता है। 1751 ईस्वी का समय आ जाता है। और 1751 ईस्वी के समय के बाद हम लोग देखते हैं कि उसी समय 1752 में त्रिचिनापल्ली पर आक्रमण करता है और त्रिचिनापल्ली को जीतता है। जब त्रिचिनापल्ली को जीतता है तो वहां पर फ्रांसीसियों की हार होती है, जिसके कारण फ्रांसीसी सरकार
डुप्ले को वापस बुला लेते हैं। डुप्ले को वापस बुला के फिर दूसरा गवर्नर जनरल भारत में भेजता है जिसका नाम रहता है गोडेहू। तो उस चीज को हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे कि क्या कारण था, कैसे। कारण तो अभी मैं बता दिया कि पहले कर्नाटक युद्ध का क्या कारण था, द्वितीय का क्या था, तृतीय कर्नाटक युद्ध का सप्तवर्षीय युद्ध का विस्तार था, द्वितीय कर्नाटक युद्ध पांडिचेरी की संधि से समाप्त हुआ, तृतीय पेरिस की संधि से। तो पहला मैं बताया ही हूँ कि क्या बोलते हैं एक्सला संधि हुआ। तो जब हम लोग फ्रांस और ब्रिटिश पढ़ेंगे तो वहाँ पे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, वहाँ पे डच ब्रिटिश डेनिश और फ्रांसीसी चारों एक साथ करेंगे। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में।